प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ। और सही हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 18। तो मेरे बच्चों, पहले तो हम 18वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, फिर उसे मेरे बच्चों हल करेंगे। तो मेरे बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, देखो इसमें चित्र भी दिया है अपने लिए। केंद्र यहाँ पर दिया है, केंद्र ये केंद्र एक कहाँ है, यहाँ पर ये केंद्र है। तो मेरे बच्चों, केंद्र पहले मैं समझा देता हूँ मेरे बच्चों। केंद्र केंद्र क्या होता है, कैसे मान के चलो, ऐसे ये एक वृत्त है, इसको ये गोला का ये गोल होता है, इसको बोलते हैं वृत्त, सर्कल। अब देखो चूड़ी है, चूड़ी भी एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल, ये कैमरा होता है ना मोबाइल का, वो दिखता है, वो भी गोल है, वो भी सर्कल है। ऐसे ही मेरे बच्चों सर्कल होता है। और इसमें केंद्र क्या होता है मेरे बच्चों, केंद्र होता है ये बीच वाला ये बिंदु, ये केंद्र है, ठीक है मेरे बच्चों। और फिर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है मेरे बच्चों, त्रिज्या होती है ये, पहले इसको समझिए, ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक मैं लाइन खींचना, ये होता है मेरे बच्चे व्यास। व्यास डायमीटर, डायमीटर होता है, ठीक है मेरे बच्चों। और डायमीटर का आधा, आधा मतलब इसको आधा कर दूं मैं, यहाँ से मिटा दूं, चाहे इधर से मिटा दूं चाहे उधर से, ये आधा। डायमीटर के आधे को क्या कहते हैं, त्रिज्या, ठीक है मेरे बच्चों। डायमीटर, ये व्यास के आधे को क्या कहते हैं, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, ये होती है त्रिज्या, ठीक है। डायमीटर का आधा त्रिज्या बोलते हैं उसको, ठीक है मेरे बच्चों। तो त्रिज्या क्या होती है, मैंने समझा दिया। त्रिज्या होती है मेरे बच्चों यहां से लेकर यहां तक आधी, ठीक है, ये त्रिज्या होती है। और मेरे बच्चों, अर्धवृत्त क्या होता है मेरे बच्चों, अर्धवृत्त होता है मेरे बच्चों आधा वृत्त, ऐसे ये बिठा दिया मैंने, ये क्या हो गया, अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है। तो इसके बारे में बता दिया, जो अभी इसमें क्या है चित्र में भी दिया है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। अब मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन सी जो मैंने समझा दी, बहुत से बच्चों को पता होगा, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरा उद्देश्य 100 में से 99 समझ पा रहे हैं तो ठीक नहीं है, 100 में से 100 समझो, एक भी बच्चा नहीं रहना चाहिए। तो देखो अब क्वेश्चन से हम पहले, देखो मैं क्वेश्चन को उतना पढ़ूंगा उतना ही मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। तो केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए ये कह रहा है बारी बारी से केंद्र ए और बी को, बारी बारी मतलब ए से बी से, बी से सी, सी से डी, ऐसे बारी बारी एक के बाद एक, ठीक है। ए और बी को लेते हुए, केंद्र ए और ये बी या केंद्र दोनों के लेते हुए त्रिज्या, त्रिज्या क्या दी है, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर, वाले ये कह रहा है ये केंद्र है ए और बी, और आगे आगे बारी बारी और केंद्र सी डी, कुछ भी और भी हो सकते हैं, से ये त्रिज्या नहीं है, इन त्रिज्या वाले, ये त्रिज्याएं, इन त्रिज्या वाले ए और केंद्र बी की ये त्रिज्या, देखो ए की ये त्रिज्या, केंद्र से ये त्रिज्या यहाँ तक, ये बी की यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये त्रिज्या, इन त्रिज्याओं से वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या है मेरे बच्चों, अर्धवृत्त मतलब आधे वृत्त, देखो आधे वृत्त, ये आधा वृत्त, आधे वृत्त, वृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है मेरे बच्चों, ये सर्पिल है। सर्पिल क्या होता है, अब सर्पिल को समझो मेरे बच्चों। सर्पिल होता है ये एक केंद्र से, केंद्र से बाहर की ओर घूमता रहता है, केंद्र से एक केंद्र बिंदु से ऐसे ए से बाहर की ओर घूमता रहता है, कभी कभी ये अंदर भी घूमता है, और इसका आकार घूमता है तो कभी कभी बड़ा भी हो जाता है, कभी कभी छोटा भी हो जाता है। तो सर ये सर्पिल क्या, अब समझो, घोंगा होता है ना, घोंगा वो क्या है, वो सर्पिल ही होता है, सर्पिल आकृति का। एक जलेबी है, वो भी सर्पिल आकृति की होती है, इससे समझ सकते हो। मेरा मेन उद्देश्य जो क्वेश्चन में दिया उसको समझाना, ठीक है। अब क्या मेरे बच्चों, सर्पिल बना सीख गए, जैसा कि आकृति 5.4 में दिया गया है। तो ये देखो, ये आकृति मैंने बनाई, इससे मैंने समझाया है। अब क्या है, क्रमागत 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, अब कह रहा है मेरे बच्चों 13
अर्धवृत्त क्रमागत मतलब 13 क्रम से, मतलब ऐसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से फिफ्थ नहीं, डायरेक्ट नहीं, क्रम से ऐसे फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से खींचकर ये सर्कल की कुल लंबाई क्या होती है, वृत्त की लंबाई या इसको परिधि भी बोलते हैं, वृत्त की लंबाई या परिधि, कुल लंबाई बतानी है 13 अर्धवृत्तों की लंबाई बतानी है, सर्कल या लंबाई, ठीक है, सर्कल या वृत्त। तो 13 अर्धवृत्तों की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जहां पाई की वैल्यू हमें 22/7 क्वेश्चन में दे दी है। अब ये संकेत में क्या दिया है, केंद्रों ए बी ए वाले अर्धवृत्तों की लंबाई, ये अर्धवृत्तों की त्रिज्या दी है हमको, ये अर्धवृत्तों की लंबाई दी है। तो मेरे बच्चों अर्धवृत्तों की लंबाई और अर्धवृत्तों की त्रिज्या हमें निकालनी क्या है मेरे बच्चों, फोकस हमारा रहना चाहिए हमें निकालना क्या है, तो उससे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम जाएंगे इस पर, सर्पिल की कुल लंबाई, तो मेरे बच्चों वृत्त या सर्पिल, वृत्त की कुल लंबाई, वृत्त की लंबाई या परिधि कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये लंबाई है 13 की निकालनी है और 4 की हमें दे दी है, देखो त्रिज्या ये लंबाई, तो हम लंबाई निकालेंगे तो वृत्त की लंबाई या परिधि का सूत्र क्या होता है मेरे बच्चों, पूरे वृत्त की लंबाई का ये सूत्र होता है, पूरे वृत्त की लंबाई या परिधि का सूत्र होता है मेरे बच्चों, परिधि या लंबाई पाई 2 पाई आर, ठीक है। ये क्या है आर, ये त्रिज्या है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, ये पाई क्या है, ये 22/7 हमें दे दिया है, ये 2 गुणा। अब इसको भी मैं क्लियर बताऊंगा, देखो ये वृत्त वाले चैप्टर पढ़े तब तो मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन देखो इसको भी बताऊंगा 2 कहां से आया। अब मान के चलो ये पूरा वृत्त है, ठीक है, अब इसको मैं आधा कर दूं, इसको आधे आधे भाग में बांट दूं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 गुना हो गया ना पूरे वृत्त का। अब इसको दोनों को मिलाऊं तो 2 गुना हो गया, इसलिए 2 गुना। अब मेरे बच्चों मेरे पास है अर्धवृत्त, आधा वृत्त, तो मैं ये 2 क्यों लूंगा मेरे बच्चों, मैं आधा लूंगा ना 1/2, तो 2 गुणा 1/2 आधा वृत्त लूंगा, तो क्या बचेगा यहाँ से मेरे बच्चों, 2 से 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की अर्धवृत्त की लंबाई या परिधि क्या आ जाएगी, पाई आर। ये मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैंने समझाने के लिए आपको ये फॉर्मूला ऐसे बताया है, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, तो मेरे बच्चों अब आइए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे बच्चों अब इनसे हम निकाल के पहले एक श्रेणी बनाएंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करना है समांतर श्रेणी के द्वारा, तो पहले श्रेणी बनाते हैं फिर उसे समांतर श्रेणी के द्वारा सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी होती है मेरे बच्चों, 2 पदों के बीच का अंतर समान आता है, तो अंतर समान हुआ तो समांतर श्रेणी होगी, और दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं हमेशा। तो मेरे बच्चों टाइम तो लगा होगा, लेकिन टाइम कितना भी लग जाए मैं तो समझाऊंगा क्वेश्चन को, चाहे मेरे वीडियो को देखना लंबे होने की वजह से चाहे मत देखो, लेकिन मैं समझाऊंगा पूरा, समझ में आना चाहिए, उद्देश्य मेरा है, उद्देश्य इतना है, एक भी बच्चा देखे लेकिन समझ में उसको एकदम क्लियर आए। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखो हल, तो मेरे बच्चों हल लिखोगे तो लिखो दिया है, क्या दिया है, अर्धवृत्तों की त्रिज्या को मेरे भाइयों 4 दिए, तो R1 मान लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, R1 त्रिज्या R1 = 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब R1 अब देखो अर्धवृत्त, अब मैं इसे अर्धवृत्तों की त्रिज्या ये नहीं लिखूं यहाँ पे, मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ क्योंकि वही है। अब यहाँ पे R2 क्या है मेरे बच्चों, R2 क्या है 1.0 सेंटीमीटर। अब R3 क्या है मेरे बच्चों, यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, और R4 क्या है मेरे बच्चों 2.0 सेंटीमीटर। अब मैं इसको ऐसे, इसका मतलब है सेम वही लाइन आएंगी, ठीक है, वही लाइन आएंगी, तो मैं ऐसे कर देता हूँ। अब क्या इतना लिख लिया। अब मेरे बच्चों 13 अर्धवृत्तों की लंबाई निकालनी, तो इनके लिए 13 की निकालनी है ना, और 4 के लिए हमें दे दिया है लंबाई अर्धवृत्तों की L1 L2, तो इनकी कुल लंबाई निकालोगे, ये तो लंबाई दे दी हमें, लंबाई क्या दे दी है L1, लंबाई क्या दे दी है L1, तो हम लंबाई निकालेंगे इनकी, तो निकालो अर्धवृत्तों की कुल लंबाई कौन से अर्धवृत्त की निकाल रहे हो मेरे बच्चों, L1, पहले L1 की निकाल रहे हो, तो निकालोगे तो मेरे बच्चों मैंने क्या बताया था, सूत्र का होता है लंबाई, कुल लंबाई निकालोगे, या परिधि भी बोल सकते हैं पाई आर। तो मेरे बच्चों पाई आर होगी
तो पहले की निकाल रहे तो L1 दिया है, तो L1 इक्वल टू लंबाई L1 से दर्शाना। ये कह रहा है लंबाई L1 L2 ऐसे 4 की हमें दी है, तो 4 के लिए L4 तक दिया है, तो L1 का निकालो तो पाई आर सूत्र होता है। तो पाई, यहाँ पे पाई की जगह तो पाई रख दो, अभी यहाँ पे मान नहीं लिखेंगे हम, वहां लिखेंगे बाद में। यहाँ से लिखोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन बढ़ेगी, वहां पे लिखेंगे सॉल्व हो जाने के बाद, जब हम जरूरत होगी तहाँ लिखेंगे, ठीक है, जहां हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो मेरे बच्चों पाई R1 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, R की R1 या R पाई R1 मान लो इसको, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 0.5, तो इंटू 0.5, तो इसको अब कितना आ गया मेरे बच्चों 0.5, तो ये आ गया 0.5 पाई। इतना समझ में आया मेरे बच्चों। अब दूसरे, तो अब मैं इसको क्या है, मैंने ऐसे ये लिखा है ना, ये सेम सेम ऐसे मैं इसको लिख दूंगा, डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत होगी आपको, नहीं होनी चाहिए, बात वही है। लाइन में ऐसे लिख दे रहा हूं, तो पाई R2, तो मेरे बच्चों इसकी क्या होगी पाई R2, तो यहां से पाई R2 की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों 1.0, तो 1.0, तो ये कितना 1.0 पाई। अब ऐसे ही L3 की कुल लंबाई निकालोगे तो कितनी होगी पाई R3, तो यहां से पाई इंटू R3 की वैल्यू 1.5, तो यहां से आई 1.5 पाई, ठीक है। अब क्या है मेरे बच्चों L4 की निकालोगे, चौथे की जहां तक दी है वहां उतनी निकालो पाई R4, तो मेरे बच्चों इसकी निकालोगे तो पाई R4 है, तो यहां से सॉल्व करोगे तो पाई R4 की वैल्यू कितनी दी है 2.0 सेंटीमीटर, 2.0 सॉरी, तो यहां से करोगे तो 2.0 पाई। अब ये तो क्या है हमने लंबाई निकाली चारों की, अब हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, मैंने क्या कहा था इसे समांतर श्रेणी के द्वारा सॉल्व करेंगे, तो हम इसकी एक श्रेणी बनाते हैं, इनकी जो निकाली है उनकी, फिर श्रेणी बनाकर हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्या है हमने लंबाई निकाली, त्रिज्या और दी थी, और लंबाई पाई आर मतलब सूत्र लगा के लंबाई का वृत्त की परिधि या लंबाई का सूत्र लगा के हमने क्या निकाल ली है अर्धवृत्त की, ये निकाल ली हमने लंबाई टोटल, ठीक है। लंबाई तो हमने निकाली है लेकिन 13वें क्रमागत अर्धवृत्त की, ठीक है। तो मेरे बच्चों अभी पाई का मान हम रख नहीं रहे हैं, कैलकुलेशन बड़ी होगी, हम तब रखेंगे जब कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े। तो मेरे भाइयों अब क्या करेंगे, अब हम मैंने जैसा कि बताया हम श्रेणी बनाते हैं इसको और चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं। तो श्रेणी के टाइप में लिख लो, तो लिख सकते हो यहाँ पर तब श्रेणी, तो श्रेणी बनाओगे तो क्या है 0.5 पाई, 1.0 पाई, 1.5 पाई, 2.50 पाई, डॉट 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 लगाया ना इसमें, इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया। डॉट 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 का मतलब होता है आगे कितनी भी मतलब लंबाई हो सकती है, ठीक है। तो हमें निकालनी है टोटल लंबाई, तो निकाल लो। तो पहले तो इसको क्या करते हैं, अब देखो समांतर श्रेणी होती है, तो पहले लिख लो दी गई श्रेणी, एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं या नहीं, एपी है या नहीं ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करोगे मेरे बच्चों, तो ज्ञात करोगे तो इधर ले लेता हूँ मैं, एपी को ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इनको पद बोलते हैं, सभी को पदों को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, और हमेशा समांतर श्रेणी निकालते हैं तो दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं, ये दो पद ले लिए, ये दो पद, ये दो पद, और दो पदों के बीच का अंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे में से हमेशा पहला पद घटा दें, तो दूसरे में से पहला पद तो A2 माइनस A1, और जो अंतर समान आएगा इसका तो समांतर श्रेणी है, A2 माइनस A1 तो 1.0 पाई माइनस का 0.5 पाई, तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो देखो 1.0 में से 0.5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 0 बता तो 0.5 पाई, समझ में आया। अब ऐसे ही हम इसमें से दूसरा वाला में से पहला वाला तो A3 माइनस A2, तो क्या है A3 1.5 पाई माइनस का 1.0 पाई, तो इससे सॉल्व करोगे तो आप 0.5 पाई आप देख लेना निकाल के ये निकलेगा। अब A4 में से माइनस का A3, तो A4 क्या है मेरे बच्चों 2.0,
तो 2.0 पाई माइनस का A3 क्या है मेरे बच्चों 1.5 पाई, तो 1.5 पाई, तो 2.0 में से 1 पॉइंट गया तो 1.5 पाई। देखो अब मैंने क्या कहा था, दो पदों के बीच का अंतर, ये दो पद है, ये दो पद ले लिए, इनके बीच का अंतर समान हो, तो अंतर समान है, तो क्या है हमारी बोल सकते हैं ये समांतर श्रेणी है, ठीक है, अंतर समान है। और इस अंतर को ही मेरे बच्चों को कहते हैं सार्वमांतर श्रेणी का सार्वांतर, जिसे D से दर्शाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः दी गई श्रेणी एपी है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो दी गई श्रेणी एपी है, तब सॉरी यहाँ पे लिख लो क्यों है एपी, क्योंकि श्रेणी में दो पदों के बीच का अंतर समान है। अतः दी गई श्रेणी एपी है क्योंकि श्रेणी में दो पदों के बीच का अंतर समान है, ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों ये एपी है, क्या है हमने पहले निकाल लिया था, अब वो मिटा दिया है, अब मैंने जो जरूरी चीज थी वो लिख दी, ठीक है। तो एपी है तो इसमें क्या होता है, ये पहले पद को ए से दर्शाते हैं, जब एपी होती है तो ये प्रथम पद बोलते हैं, तो लिख लो इसको प्रथम पद ए इज इक्वल टू 0.55, ठीक है। इसमें सार्वांतर होता है, तो सार्वांतर तो मेरे बच्चों कैसे निकालते हो आपको बताइए, अंतर है तो अभी निकाला था, कितना था हमारा 0.55, ठीक है। अब मेरे बच्चों इसमें और क्या दिया है हमें, अब क्वेश्चन से देखते हैं। अब हमें दिया है मेरे बच्चों, ठीक है, अब ये समांतर श्रेणी हो गई, तो मेरे बच्चों दिया है हमें 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी इस सर्कल की कुल लंबाई, ये लंबाई दी है 3 पदों की, हमें 13 पदों की निकालनी, 4 पदों की लंबाई दी है ना, तो ये टोटल 4 पदों की लंबाई, तो टोटल योग, तो योग निकालना है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, पदों का योग एसएन से दर्शाते हैं। एस का मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगा, एस का मतलब योग, तो हमारा ये हो गया कुल लंबाई, और एन का मतलब 13, तो 13 की अर्धवृत्तों की कुल लंबाई का योग, कुल लंबाई, यही तो हो गई ना मेरे बच्चों, यही तो हो गई। तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना है, एस एन क्या है, हमें निकालना है, एन पद दिया, सॉरी एन मतलब पद, कौन सा पद, मतलब 13 पद, ये पद 4 पद है, ऐसे समझो, देखो 4 पदों की वैल्यू दी है तो 4 पदों का योग, ऐसे 13 पदों का योग निकालना है, तो 13 पदों का योग तो हमें पता नहीं है, 4 तक दिया है हमें पद, तो 1 से लेकर ये 5 से 13 तक निकालोगे तो n की वैल्यू, कौन सा पद, तो 13 पद, तो 13 टोटल 13 पद निकल जाएंगे, तो हमारे पास टोटल कुल लंबाई आ जाएगी। तो हमें निकालना है मेरे बच्चों n की वैल्यू, और s का योग हमें निकालना है, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, दी है 13, ठीक है, समझ में आया। तो इसको लिख लेते हैं हम, तो लिखो तब प्रथम n पदों का योग लिख सकते हो या लंबाई का योग, कुछ भी, ठीक है। क्या एसएन में n इक्वल टू 13, तब क्या एस 13 इक्वल टू, इसके लिए सूत्र क्या होता है मेरे बच्चों, पहले सूत्र लगा के बताता हूं मैं आपको। इसको एस एन है तो इसको एस 13 लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। तो अब सूत्र क्या होता है, प्रथम n पदों का योग, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है मेरे बच्चों सूत्र। तो मेरे बच्चों ये सूत्र ये होता है, तो इसमें क्या है, ये कंडीशन इसमें भी पाई जाती है, इसमें 2 सूत्र लगते हैं, एक ये लगता है, एक लगता है a प्लस an या l, ठीक है। ये कब लगता है, ये लगता है मेरे बच्चों जब अंतिम पद और प्रथम पद न दिया हो, और ये नीचे वाला लगता है जब अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो। तो अब ये इसको लगाएंगे क्योंकि हमारे पास केवल प्रथम पद दिया है, ठीक है, तो लगाओ इसको, तो लगाओगे, तो अब लगाते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। तो मेरे बच्चों क्या फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, n की वैल्यू 13 लिख सकते हो, 13/2, 2a की वैल्यू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे बच्चों, अब क्या नीचे नहीं लेते हैं, दिखने में दिक्कत आए तो अब मिटा लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व करोगे मेरे बच्चा, तो क्या सॉल्व करोगे, 13/2
ठीक है। यहाँ से 5 से इससे करोगे 0.5 का इंटू 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 की 0, आंसर की 1, 0 से 0 करोगे तो 1, ठीक है। 1.0 पाई प्लस 13 में से क्या 12 इंटू 0.5 पाई, इतना समय क्लियर हुआ आपको। अब क्या करोगे 13/2, अब 1.0 पाई, इसको यही रहने दो। अब इसका इससे गुणा करोगे तो 12 गुणा 0.5, इसको मैं ऐसे लिख दूं 0.5 इंटू 12, कोई दिक्कत। 12 5 60 की 0, आंसर की 6, 12 से 0 6, तो ये आ गया मेरे बच्चों 6.0 पाई, इतना समय आया। अब यहाँ से सॉल्व करो 13/2, 1.0 और 6.0 कितना आएगा 7.0, तो ये दोनों कितना आ जाएगा 7.0 पाई, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो कोष्टक खोलते हैं हम, तो 13/2 इंटू 7.0 पाई। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब देखो पाई की वैल्यू हमारे पास दी है तो मैं अब इसको रख लेते हैं, क्यों रख रहे हैं, अब हमें सरल पड़ेगा इसलिए। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इसको रख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या करोगे 13/2 इंटू ये 7.0, तो पॉइंट के बाद 0 होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है, तो इसको हटा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इंटू पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ पे लिख सकते हो पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है, चूंकि ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो मेरे बच्चों 7 से इसको गुणा में, ये भाग में गुणा 1 कट जाएगा ना, इससे क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये भी क्रॉस हो जाएगा, 2 से ये 11 बार, ठीक है। तो अब यहाँ से हम काट लेते हैं, ठीक है, तो काटोगे तो 2 से कट जाएगा ये 11 बार, ये 7 से 7, अब कितना आ गया 13 गुणा 11, तो इससे सॉल्व करोगे तो 11 3 33 की 3, आंसर की कितनी 3, 11 एकम 11 3 14, तो मेरे बच्चों ये आ गया 143 सेंटीमीटर। S13 मतलब सर्पिल से 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बनी सर्पिल की लंबाई, तो यहाँ पे लिख सकते हो अतः, अब मैं बता दूं और समझा दूं इसको, कैसे समझाऊं, ये जो 4 पद थे ना, ये टोटल ऐसे ही 13 पद तक दिया था और इनका टोटल है मेरे भाइयों ये 143, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के और पढ़ के और अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। तो मेरे बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें कि अच्छा लगा, कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।